हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सिमरन चौधरी। वेलकम टू ऑल अबाउट एग्रीकल्चर विद सिमरन। आज हम लोग अपनी नेक्स्ट पल्स स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज ग्रीन ग्राम कल्टीवेशन। सो ग्रीन ग्राम का बोटानिकल नेम या साइंटिफिक नेम क्या होता है? विग्ना रेडियाटा। आप कंफ्यूज मत होइएगा, विग्ना मुंगो जो है वो दूसरी है, विग्ना रेडियाटा अलग है। विग्ना रेडियाटा इज ग्रीन ग्राम आपका। इसका कॉमन नेम क्या होता है? तो ग्रीन ग्राम और मूंगबीन इज कॉमन नेम। फैमिली, तो ये फैमिली लेग्यूमिनेसी या फेबिएसी भी कह सकते हैं, उससे बिलोंग करती है। फैमिली आप ध्यान रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि दिस क्रॉप इज बिलोंग्स टू विच फैमिली, तो ये आप ध्यान रखिएगा हर क्रॉप का। ओरिजिन, तो इसका ओरिजिन इंडिया और सेंट्रल एशिया माना जाता है। सॉइल, तो ये जो है वैरायटी ऑफ रेंज ऑफ सॉइल में ग्रो किया जाता है, सैंडी लूम से लेके ब्लैक सॉइल तक, लेकिन वो सॉइल जिसकी हाई गुड ड्रेनेज कैपेसिटी हो, क्योंकि इसमें इरिगेशन से ज़्यादा ये सेंसिटिव होता है ड्रेनेज के लिए। ठीक, और इसके अलावा इसका आप सेलाइन और एल्कलाइन सॉइल सूटेबल नहीं होता है ग्रीन ग्राम कल्टीवेशन के लिए। अब हम बात करते हैं क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट की। तो ग्रीन ग्राम के लिए जो बेस्ट सूटेड एरिया है उसकी एनुअल रेनफॉल 60 से 75 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ये हॉट और वार्म क्लाइमेट में सर्वाइव करता है, ग्रो करता है अच्छे से। अब बात करते हैं एरिया एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो ग्रीन ग्राम इज कल्टिवेटेड इन कंट्रीज लाइक इंडिया, बर्मा, श्रीलंका, पाकिस्तान एंड चाइना। इंडिया जो है वो मेजर प्रोड्यूसर है ग्रीन ग्राम का वर्ल्ड में, और इंडिया के हर स्टेट में आपका ये ग्रीन ग्राम जो है वो ग्रो करता है। अगर सबसे इम्पॉर्टेंट की बात करें तो वो है पंजाब, उड़ीसा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान एंड बिहार, हर स्टेट में, लेकिन ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। इंडिया में ये अबाउट 65 लाख हेक्टेयर विद टोटल प्रोडक्शन ऑफ अबाउट 70 लाख टन ऑफ ग्रेन विद प्रोडक्टिविटी ऑफ 500 kg पर हेक्टेयर। इसका प्रोडक्टिविटी और जो होता है हमारा प्रोडक्शन हेक्टेयर टन और प्रोडक्टिविटी, तीनों ये इंडिया के बेसिस पे है। ठीक, ये फिर अप्रोच हो गया। अब हम आगे बात करते हैं फील्ड प्रिपरेशन की। अब हम फील्ड में इसको कैसे लगाएंगे, कैसे इसका फील्ड प्रिपेयर करेंगे। तो इसका फील्ड हम प्रिपेयर करते हैं 1-2 प्लोइंग करके, जिसके बाद हम 2 से 3 क्रॉस हैरोइंग या फिर प्लैंकिंग करते हैं। ठीक, प्रिपेयर्ड बाय 1 to 2 प्लोइंग फॉलोड बाय 2 to 3 क्रॉस हैरोइंग एंड प्लैंकिंग। फील्ड जो है वो आपका वेल लेवल्ड होना चाहिए, फील्ड जो है आपका वो वेल लेवल्ड होना चाहिए, और उसमें कोई भी वीड्स या फिर स्टबल्स नहीं होने चाहिए। जो पुराने क्रॉप्स के रेसिड्यूज होते हैं या वीड्स होते हैं वो सब नहीं होने चाहिए। ठीक, अच्छे से लेवल्ड होनी चाहिए। सोइंग हम करते हैं ऑन द ऑनसेट ऑफ मॉनसून इन खरीफ सीजन, और इसे हम समर सीजन में भी ग्रो करता है, यानी रबी सीजन में भी। कब? तो मिड फैब से लेके स्टार्टिंग मार्च के बीच में इसकी सोइंग करते हैं, अगर हम समर सीजन क्रॉप लगा रहे हैं, ग्रीन ग्राम को एज अ समर सीजन क्रॉप लगा रहे हैं। लेकिन अगर हम खरीफ का, मेनली खरीफ की तरह ही ग्रो किया जाता है इसे खरीफ सीजन में, तो मॉनसून के ऑनसेट पे से सो किया जाता है। ठीक, अब मेथड ऑफ सोइंग, तो वही लोकल प्लो जो होता है या जो भी आपका सीड ड्रिल होता है उससे उसकी सोइंग की जाती है। सोइंग की डेप्थ की बात करें तो वो 5 से 7 सेंटीमीटर होती है। ठीक, अब सो करने से पहले हम क्या करते हैं? सीड का ट्रीटमेंट करते हैं। तो कैसे करेंगे? तो सो करने से पहले आपको सीड को ट्रीट करना है थायरम या कैप्टन में 2 to 3 ग्राम पर kg ऑफ सीड के रेशियो के हिसाब से आपको लेना है। थायरम या कैप्टन ले लीजिए और उसमें आपको सीड को ट्रीट करना है। अगर आप अपने फील्ड में फर्स्ट टाइम ग्रीन ग्राम ग्रो कर रहे हैं तो आप उसकी जगह राइजोबियम स्ट्रेन से भी क्रॉप को अपनी सीड को ट्रीट कर सकते हैं। फिर आती है बात स्पेसिंग की। तो स्पेसिंग कितनी रखनी चाहिए? तो वही 2। अगर आपका खरीफ है तो आपको 45 से 10 सेंटीमीटर वाला रखना चाहिए स्पेसिंग, और अगर आपकी रबी या समर सीजन क्रॉप रख रहे हैं तो 30 बाय 10 सेंटीमीटर आपकी स्पेसिंग होनी चाहिए। फिर बात आती है सीड रेट की। तो ये अगेन आपके सीज़न के हिसाब से वेरी करता है। अगर आप खरीफ सीजन में ग्रो कर रहे हैं तो 12 to 16 kg पर हेक्टेयर आपका सीड रेट होता है। वहीं अगर आप रबी सीजन में ग्रो कर रहे हैं एज अ समर क्रॉप तो 20 से 25 kg पर हेक्टेयर आपका सीड रेट रहता है। फिर हम आगे बात करते हैं इसके कुछ स्पेसिफिक क्वालिटीज़ की ग्रीन ग्राम की एज अ प्लांट। तो ये ड्राफ्ट रेजिस्टेंस होता है, लेकिन फ्रॉस्ट, वाटर लॉगिंग और सैलिनिटी के लिए काफ़ी ससेप्टेबल होता है। अभी हमने पीछे बात की थी फर्स्ट स्लाइड में ही कि इसमें जो है वो कोई भी सॉइल चलेगी, पर वो सॉइल की ड्रेनेज कैपेसिटी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव है वाटर लॉगिंग को लेके, सैलिनिटी को लेके और फ्रॉस्ट को लेके।
उसके बाद इसका अगर टेम्परेचर की बात करें तो हमने पीछे बात किया था कि ये ह्यूमिड क्लाइमेट जो होता है, हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट में वहाँ पे अच्छे से ग्रो करता है। तो इसका टेम्परेचर रेंज जो है, ऑप्टिमम टेम्परेचर वो 30 से 35 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन अप टू 40 डिग्री सेल्सियस भी ये सर्वाइव कर जाता है। हॉट ह्यूमिड विद सफिशिएंट सॉइल मॉइस्चर इज आइडियल। ये जो ग्रीन ग्राम है ये डीप रूटेड प्लांट है। इसके लीव्स जो है वो अल्टरनेट, ट्राइफोलिएट और डार्क ग्रीन कलर के होते हैं। इसकी प्लांट की जो हाइट है वो 30 से 120 सेंटीमीटर की रेंज में वेरी करती है। इसके जो फ्लावर्स हैं वो रेसिमिक्स टाइप के होते हैं। ये आपने पढ़ा होगा प्लांट फिजियोलॉजी में, आपका जब एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी पढ़ रहे थे आप लोग 11th क्लास में बायो में, तब आपने पढ़ा होगा रेसिमिक्स और 3-4 टाइप्स के होते हैं, या फिर आपके अपने बीएससी एग्रीकल्चर के उसमें भी पढ़ा होगा। तो इसमें जो फ्लावर होता है वो आपका रेसिमिक का होता है, और क्लिस्टिक क्लस्टर होता है, तो 10 से 25 फ्लावर्स का क्लस्टर होता है, इन्फ्लोरेसेंस होता है। हर पॉट में 10 to 20 सीड्स होते हैं। सीड का वेट जो है वो 15 से 40 mg वेरी करता है। इस टाइप से इसका आपको दिखेगा फील्ड जो होगा आपका ग्रीन ग्राम का, ये आपके वो लगे हुए। फिर बात करते हैं, अब आपने सीड को लगा दिया अच्छे से, नर्सरी मतलब जो भी आपका फील्ड प्रिपरेशन था, देखिए आपने पीछे किया ना, फील्ड प्रिपरेशन कर लिया अच्छे से, उसका सीड का ट्रीटमेंट करना था वो कर लिया, अच्छे से स्पेसिंग कर दी, सीड रेट भी आपने डिसाइड कर लिया, उसको सो कर दिया। तो अब हमें उसमें न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट करना पड़ेगा, यानी मैन्योर और फर्टिलाइजर देखना पड़ेगा। तो इसमें अच्छा खासा आपको वेल डिकम्पोज्ड FIM यूज़ करना होता है जब आप लैंड को प्रिपेयर कर रहे हैं तभी। इसके बाद इसके अलावा 20 और 40 का रहता है आपका kg हेक्टेयर के हिसाब से नाइट्रोजन और फास्फोरस। अगर रेशियो में बात करें तो रेनफीड अगर आपका एरिया है तो 12.5:20:0, और अगर इरीगेटेड है तो 25:50:0, यानी आपको फास्फोरस देने की ज़रूरत नहीं है। ये हम देख ही रहे कि जब से हमने पल्सेस स्टार्ट किया तो जितनी भी पल्सेस है उसमें हमें फास्फोरस नहीं देने की ज़रूरत है, सॉइल में ऑलरेडी काफ़ी अच्छे अमाउंट में प्रेजेंट होता है क्योंकि, और इसको उतना ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं होता है इसका। मेनली इसको नाइट्रोजन और फास्फोरस का होता है। नाइट्रोजन जिसमें हम बेसल देते हैं, और फास्फोरस जो है उसका हम देख ही रहे रेशियो। अगर आपका रेनफीड एरिया है तो आप वहाँ पे फॉइलर एप्लीकेशन ऑफ DAP 2% ट्वाइस करते सकते हैं, पहली बार जब फ्लावरिंग हो रही हो और दूसरी बार उसके 10 दिन बाद। ठीक है, अब हमने न्यूट्रिशन मैनेजमेंट भी कर लिया, अब हम वीड मैनेजमेंट और वाटर मैनेजमेंट करेंगे। तो सबसे पहले वाटर मैनेजमेंट, तो अगर इसकी IWCPE रेशियो देखी जाए तो वो 0.6 बेस्ट होती है, सूटेबल है, आइडियल। इस क्रॉप में इरिगेशन से ज़्यादा ड्रेनेज इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है वाटर लॉगिंग को लेके। फॉर समर सीजन क्रॉप, अगर आप समर सीजन क्रॉप की तरह से ग्रो कर रहा है तो आपको 5 से 6 इरिगेशन देना ही पड़ता है। सॉरी फॉर दैट नॉइस, आपको 5 से 6 इरिगेशन देना ही पड़ता है। फर्स्ट इरिगेशन जो है वो आपका 20 से 25 डेज आफ्टर सोइंग होगा, और फिर उसके बाद धीरे धीरे आप 10 से 15 दिन के इंटरवल पे आप इरिगेशन करते रहिए। इसमें जो क्रिटिकल स्टेज होता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है फिर कि क्या क्रिटिकल स्टेज होता है। हर क्रॉप का क्रिटिकल स्टेज, ऑप्टिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम रेनफॉल, किस टाइप का सॉइल चाहिए, वेराइटीज, ये सबसे ज़्यादा 5 पॉइंट इंपॉर्टेंट होती है हर क्रॉप की। आपको और कुछ याद ना हो, ये ज़रूर याद होना चाहिए MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और अगर सब्जेक्टिव एग्जाम भी है तो उसमें सबसे पहले ये चीज़ें तो आपको लिखनी होती है कि कैसा उसका सॉइल है, क्लाइमेट रिक्वायरमेंट है, उसकी वेराइटी लिखिए। जैसे 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो उसमें ये पॉइंट सबसे पहले आता है, तो ये आपको लिखना ही चाहिए, याद ही होने चाहिए। फिर हम बात करते हैं, अब हमने वाटर मैनेजमेंट कर लिया तो वीड मैनेजमेंट करते हैं। वीड मैनेजमेंट के लिए वीडिंग एंड इंटरकल्टरिंग, तो आपको 1 से 2 इंटरकल्टिवेशन और 1 से 2 वीडिंग करना चाहिए हर 20 से 45 दिन आफ्टर सोइंग। इसके लिए आप वीड्स को रिमूव करने के लिए फ्लूराक्लोरीन और पेंडिमिथाइलिन दे सकते हैं 0.5 kg पर हेक्टेयर, या फिर आप ऑक्साडाइजोन भी यूज़ कर सकते हैं 0.25 kg पर हेक्टेयर। अब बात करते हैं प्लांट की प्रोटेक्शन की, कैसे हम इसे पेस्ट और डिजीज से बचाएं। तो पहले इसमें पेस्ट, मेन जो पेस्ट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं जो कि आपके ग्रीन ग्राम को इफेक्ट करते हैं, वो है आपका एफिड, वीट फ्लाइज एंड पॉट बोरर। अब इसका कंट्रोलेशन कैसे करेंगे, तो अगर आपका सकिंग पेस्ट है, यानी ये जो जैसिड होता है, एफिड होता है, वाइट फ्लाई होता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और कॉमन है जो आपके पल्सेस में लगते हैं। तो इनका जैसे आप इन्फेक्शन ऑब्जर्व करते हैं कि अब इसमें इस टाइप का इन्फेक्शन सकिंग पेस्ट लग गया है,
तो आप क्या करते हैं, आप स्प्रे करते हैं मेलाथायोन 375 ml या फिर डाईमिथोएट आप अप्लाई कर सकते हैं 250 ml, या ये भी आपको नहीं मिलता है तो आप ऑक्सीडिमेंटोन मिथाइल यूज़ कर सकते हैं 250 ml पर एकड़ के हिसाब से। अगर वाइट फ्लाई कंट्रोल करना है, अगर आपके फील्ड में वाइट फ्लाई लग गई है, वाइट फ्लाइज, तो आप उसको कैसे कंट्रोल करेंगे, तो थियामिथोजाम 40 ग्राम या फिर आप ट्राइजोफस 600 ml पर एकड़ यूज़ कर सकते हैं। दोनों में से कोई भी जो आपको इजीली अवेलेबल हो जाए वो आप देख लीजिए, आप उसे अप्लाई कर सकते हैं। और अगर नेसेसरी है तो इसको दोबारा से आप स्प्रे कीजिए, मतलब आपको लग रहा है आपने एक टाइम इस दोनों में से कुछ भी लेके स्प्रे किया लेकिन उतना इफेक्टिव नहीं है, तो आप इसको दोबारा स्प्रे कीजिए 10 दिन के इंटरवल के बाद। और फिर भी नहीं है तो आप किसी एक्सपर्ट को अपनी फील्ड जो है वो चेक करवाइए, क्योंकि प्रॉब्लम होगा नहीं तो। अब ये तो थे पेस्ट। अब डिजीज़ की बात करें तो इसमें येलो मोजाइक, मोजाइक मोटल, लीफ क्रिंकल, लीफ कर्ल, सीडलिंग रॉट और सीरोप्सोरा सीड लीफ स्पॉट जो है, ये डिजीजेस लगती हैं। ये सबसे ज़्यादा इसमें कॉमन डिजीज है जो लग जाती हैं। और ये जो मोज़ैक होता है आपका, वो वाइट फ्लाइज जो होती है वो उसका वेक्टर होता है, उससे ये फैलती है। तो आपको सिस्टमैटिकली अच्छे से जो एक्यूरेट इंसेक्टिसाइड है उसको स्प्रे करना होता है, काफ़ी कंट्रोल्ड वे में और अच्छे से, क्योंकि अगर आप ज़्यादा इंसेक्टिसाइड्स या पेस्टिसाइड्स हर्बिसाइड्स यूज़ करते हैं तो उससे आपकी क्रॉप को नुकसान होता है कहीं ना कहीं, उससे भी ज़्यादा इन्वायरमेंट को नुकसान होता है, या जो भी कंज्यूमर उसे खाएगा, उसे बाय करेगा, यूज़ करेगा, उसको नुकसान होता है, प्लस आपकी फील्ड को नुकसान होता है, आगे की जो नेक्स्ट क्रॉप आने वाली है उससे काफ़ी नुकसान होता है। तो इसीलिए इन सब चीज़ों का कंट्रोल्ड वे में यूज़ करना चाहिए। इसलिए लोग ऑर्गेनिक की तरफ ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं, क्योंकि ये सब चीज़ों का नुकसान है वो लोगों को अब दिख रहा है। तो इसलिए अब जो कंज्यूमर है वो ऑर्गेनिक की तरफ ज़्यादा जाना चाह रहा है, लेकिन उसके अपने फ़ायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं, तो उसे हम फिर किसी और क्लास में डिस्कस करेंगे। पर यहाँ मेरा मेन मतलब था कि आपको ये इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड, इसका काफ़ी स्प्रेइंग जो है सिस्टमैटिक और कंट्रोल वे में करना है। फिर हम बात करते हैं हार्वेस्टिंग की। हमने कंट्रोल वगैरह भी कर लिया अच्छे से, न्यूट्रिशन मैनेजमेंट, वाटर मैनेजमेंट, वीड मैनेजमेंट, सब कुछ कर लिया। अब जब उसकी टाइम होगी हार्वेस्टिंग की, तो कैसे हार्वेस्ट करते हैं, तो जब आपके पॉट्स जो है वो ब्लैक टर्न होने लगते हैं, 2 to 3 पिकलिंग होती है, मतलब वो आपके हार्वेस्ट के लिए रेडी है और 2 से 3 पिकलिंग की जाती है। पिकिंग्स जो करते हैं वो मॉर्निंग आवर में प्रीफर्ड की जाती है, ना कि नाइट आवर्स में। ध्यान रखने वाली बात है, उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पिकिंग जो है मेनली वो मॉर्निंग आवर्स में की जाती है। थ्रेशिंग जो है वो थ्रेशिंग यार्ड में किया जाता है, जिसमें सीड्स को उससे सेपरेट करते हैं, क्लीन करते हैं। ओके, फिर अब वेराइटीज़ की बात करें कुछ, ये वाला पॉइंट में मैंने आपको बोला काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वेराइटीज़। और कुछ पर्टिकुलर क्रॉप्स हैं जिनकी कंट्रोल जो है, डिजीज़ और कंट्रोल, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप अपने सिलेबस, प्रीवियस ईयर पेपर, उनको ध्यान में रखते हुए देखिएगा। वैसे मैंने इसलिए नहीं कराया क्योंकि डिजीज़ कंट्रोल जो होता है, क्रॉप डिजीज़ मैनेजमेंट, वो आपका एक सब्जेक्ट ही एक पर्टिकुलर, तो उसमें आप हर क्रॉप की मतलब कि कैसे उनमें डिजीज़ लगती हैं, डिजीज़ साइकिल, उससे कैसे प्रिवेंशन होता है, जो भी उसके मेथड्स है वो आप पढ़ेंगे। इसलिए मैंने इसमें जो है नहीं कराया है, लेकिन जो मुझे लगा थोड़ा इंपॉर्टेंट, वो जैसे क्रॉप पल्सेस में लगा छोटे छोटे थे, तो वो मैंने इसमें ऐड कर दिए। बात करते हैं वैरायटी की, तो गुजरात मूंग 1, गुजरात मूंग 2, गुजरात मूंग 3, गुजरात मूंग 4, साबरमती, पूसा बैसाखी, मोहिनी और जवाहर 45, ये कुछ इम्पॉर्टेंट वेराइटीज़ हैं जिन्हें आप ध्यान में रखेंगे। फिर अगर यील्ड की बात करते हैं, तो अगर आपका खरीफ सीजन होता है तो उसमें 600 से 700 केजी पर हेक्टेयर आपका यील्ड रहता है। वहीं अगर समर क्रॉप है तो 1100 से लेके 1300 केजी पर हेक्टेयर आपका समर सीजन में यील्ड रहता है। ग्रीन ग्राम में इतना ही था। ये सारी चीज़ें जो हमने की ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा। जिसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या क्या होता है, तो मैं आपको स्टार्टिंग से बताती आ रही हूँ। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो होती है वो फर्स्ट स्लाइड रहती है, ठीक, कि उसका बॉटैनिकल नेम क्या है, उसकी फैमिली क्या है, ओरिजिन क्या है, क्रोमोसोम नंबर 2 and 22 होता है, वो सॉइल, कौन सी सॉइल में ग्रो किया जाता है, क्या क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट है इसकी, ठीक, और जैसे आप पर्टिकुलर इंडिया की बात करें तो उसका क्या प्रोडक्शन हेक्टेयर, टन और प्रोडक्टिविटी के होती है, ये 3 चीज़ इसका। और जैसे राइस हमने पढ़ा था या वीट पढ़ा था, मेज़ पढ़ा था, इसमें आपको ये भी ध्यान रखना है कि कौन सी फर्स्ट पे है, कौन सी सेकंड पे, कौन सी थर्ड पे है, ठीक।
फिर ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से फील्ड प्रिपरेशन उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहता है, आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है. सीड रेट एंड स्पेसिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. फिर प्लांट की कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर्स जो होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है. ऑप्टिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम रेनफॉल हर क्रॉप में मैं करा रही हूँ, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. फिर आपको थोड़ा लेबलिंग भी पता होना चाहिए. ये तो आपका फील्ड वर्क है, ये आपके कॉलेज टू कॉलेज वेरी करता है वो कितने अच्छे से कराते हैं, क्योंकि आपको स्पॉटिंग आनी चाहिए. फिर मैन्योर फर्टिलाइजर में आपका इंपॉर्टेंट होता है क्या रेशियो है, एनपीके रेशियो, क्योंकि एग्जाम में आता है एनपीके रेशियो क्या है इसकी, मतलब कौन सी क्रॉप की क्या एनपीके रेशियो है, ये आपको ध्यान में रखनी होती है. वाटर मैनेजमेंट जैसे टॉपिक है, इसमें आपका ये जो रेशियो होता है ये आ जाता है कि कौन सी क्रॉप की IW पर CPE रेशियो क्या है, तो ये आपको ध्यान में रखना होता है. वीडिंग में आप कौन सा वीडिसाइड्स यूज़ कर रहे हैं ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए. सब्जेक्टिव के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, ऑब्जेक्टिव में भी कभी कभार आ जाता है. फिर प्लांट प्रोटेक्शन, इसमें आ जाता है कि कौन सी क्रॉप जो है ये वाली डिजीज़ कौन सी क्रॉप में लग सकती है, तो इसलिए आपको ये पता होना चाहिए. और थोड़ा सा उसका कंट्रोल भी, अब जैसे एफिड है हर पल्स में लग रही है तो सबके लिए कंट्रोलेशन मेथड तो सेम हो जाएगा. तो आप इधर ना वो स्टार्ट कीजिए, क्लासिफिकेशन स्टार्ट कीजिए. जैसे किंगडम फाइलम हम लोग क्लासीफाई किए ना, ताकि ईजी हो, जो एक जैसे कैरेक्टर्स हैं एक जैसी एनिमल्स हैं उनका एक साथ हम पढ़ सकें. तो वैसे ही आपको डिजीज़ में भी करना पड़ेगा कि अगर पर्टिकुलर क्रॉप है, हर क्रॉप में एक डिजीज़ पर्टिकुलर है तो उसके एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को याद कर लीजिए. सारे मतलब सब में वही लगेगा, इस तरीके से याद कर लीजिए. मतलब आप समझ रहे होंगे, अगर आपके पास क्रॉप डिजीज़ मैनेजमेंट है सब्जेक्ट तो आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ. फिर हार्वेस्टिंग तो ठीक है, वेराइटीज़ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड यील्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. बाकी आगे हम धीरे धीरे करते जाएंगे. अभी तबीयत खराब थी तो थोड़ा डिले हो गया, बाकी आगे फ्रीक्वेंटली अब डालते रहेंगे. थैंक्स फॉर वॉचिंग.